इजराइल पर अभी अभी बेहद बड़ा हमला हुआ है। ईरानी हमले से इजराइल के 3 शहर दहल उठे हैं। तेल अवीव, हाइफा और बेनी ब्रॉक पर हमला हुआ है। हमले में हाइफा में भारी तबाही मची है। तेल अवीव और बेनी ब्रॉक में खौफ का माहौल बन गया है। लाजमी है जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, हिमांशी जी मैं आपके पास आऊंगी, हमले जिस तरीके से लगातार हो रहे हैं, लाजमी है खौफ का माहौल तो बनेगा ही। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमलों की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि अब आम जनता को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ऐसी जंगों में, ये ईगो की जंग में, पावर की जंग में हमेशा आम जनता ही क्यों पिसती हुई नजर आती है? जी ये बिल्कुल आर और पार की लड़ाई हो रही है। तेल अवीव इज अ फाइनेंशियल एंड बिजनेस कैपिटल जो है वो है इजराइल की, और हाइफा में उनके युद्धपोत और बिजनेस के जितने भी शिप्स आते हैं वो होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से इनकी कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ने भी देखिए अपने शिप जो है मूव कर दिए हैं, आइजनहावर और गेराल्ड आर फोर्ड। तो अमेरिका कहीं ना कहीं से यूएस जो है खुली तरीके से, वो भले ही मुंह से ना कह रहा हो लेकिन कंधे पे हाथ रख के इजराइल के खड़ा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी वो उनको जो है हथियार देखिए सारे यूएस के इस्तेमाल हो रहे हैं, एड्स आ रही हैं यूएस की तरफ से, और इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, चाहे हम ये कह लें कि आर या पार की लड़ाई हो रही है और आम जनता पिस रही है, लेकिन इजराइल में जो मैंने पर्सनली देखा है वहां पे हर समय इनका एक एक बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर इंसान युद्ध के लिए तैयार होता है। जिस तरीके से इन्होंने अपने इंटरनल सिस्टम को डेवलप किया है, 24/7 दीज पीपल आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ वॉर में रहे। चाहे अगर ईरान से नहीं लड़ रहे हैं तो चाहे गाजा पट्टी, हमास, कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ चला होता है। चाहे पीछे की तरफ से हूती वाले हैं इन पे हमला कर रहे हैं। तो ईरान के हमले से भले ही मानव त्रासदी बहुत हो रही है और डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है, जो शायद हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रिडिक्ट ना किया हो कि इतने भीषण हमले हो सकते हैं, कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे ये गोल्डन डोम को लेके। लेकिन अब जिस तरह की मानव त्रासदी देखने को मिल रही है, उसको देख के लगता है कि इजराइल अब और ज्यादा भीषण विनाश की तरफ ले जाएगा इराक को। दोनों ही लगातार देखिए एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। आज यूएनएससी का हेडक्वार्टर खुलेगा, वो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में भी वो लोग 2 दिन छुट्टी पे थे, वीकेंड मना रहे थे। आईएईए ऑलरेडी अपनी तरफ से बयान दे चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी तरफ से भी कोई कोशिश ऐसी नहीं की जा रही है कि जिससे इस युद्ध को रोका जाए। हर कोई अपना पल्ला झाड़कर सिर्फ बयानबाजी में लगा हुआ है। ये समय अब मुझे लगता है पूरे विश्व को अब स्थिति पे नजर रखने से ज्यादा है कि इसमें इन्वॉल्व होके यूएन काउंसिल की तरफ से दोनों देशों पे दबाव बनाए, और कहीं ना कहीं ईरान को एक तरफ लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको रोका जा रहा है एटमी बम बनाने से। इजराइल को लगता है कि भाई अगर ईरान ने बम बना लिए तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ में अविश्वास भी है यूएनएससी को लेके। तो हालांकि इस तरह की जो कोशिशें हैं वो भी बहुत मुझे सफल होती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि हम खड़े हैं उनके साथ, तो और अमेरिका बोल रहा है कि दो वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट सप्लाइयां उनकी तरफ से चल रही हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज लग रहा है। भीषणता उसी तरफ इशारा कर रही है। यूक्रेन और रूस अपना उनकी लड़ाई थमने में नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थमता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। फिलहाल ये केवल और केवल एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों के पास वापस आऊंगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू का चौंकाने वाला दावा भी सामने आया है। जंग के बीच नेतन्याहू का ये बेहद बड़ा दावा जो आपको भी चौंका देगा। ये बड़ा बयान, ट्रंप को मारना चाहता है ईरान, ये नेतन्याहू बोलते हैं। ईरान के लिए दुश्मन नंबर 1 है ट्रंप। ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की, नेतन्याहू ये बोलते हैं, ये दावा करते हैं कि ट्रंप को ईरान मारना चाहता है। किस तरीके से इस पूरे बयान को देखेंगे आप, रवि अरोड़ा जी? जी मुझे लगता है कि जिस प्रकार का यह बयान आया है इसको लेकर यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अगर
ट्रंप को लेकर इस प्रकार की बात सामने आती है, मतलब साफ है कि आने वाले टाइम में अमेरिका का इस जंग में कूदना तय है, क्योंकि यह सिर्फ बयान नेतन्याहू का नहीं है। आपको याद होगा जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उससे पहले काफी लंबी बातचीत जो है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में हुई थी। मतलब साफ था कि इसके पीछे पूरी तरह से हर बात जो तय की जा रही है, जो बताई जा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का पूरा समर्थन है। तो ऐसे में अमेरिका को कूदना है इस जंग में। अब कूदने से पहले ये सब तैयारी की जा रही है, और अगर अमेरिका कूदता है, मैं फिर पहले कह चुका हूँ, ये तीसरा विश्व होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खाड़ी मुल्क कई मुस्लिम देश ईरान के साथ आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कतर और ओमान का नाम सामने आया है, जिन्होंने बड़ी कोशिश की है ईरान को समझाने की, लेकिन ईरान भी रुकने वाला नहीं है। वो अपने परमाणु हथियारों को बनाना जारी रखेगा, यह भी तय है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं रशिया, चीन और ये सब मुल्क कहीं ना कहीं जो भी अमेरिका से चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है ये दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका काला धब्बा उनके मुल्क पर नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ एक उसकी मदद के तौर पर। और खासकर ईरान पूरी लगातार इस प्रकार से कह रहा है कि मैं अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा हूँ, बार बार इस बात को ईरान दोहरा रहा है। तो ऐसे में नेतन्याहू का यह बयान मुझे लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है, क्योंकि अब जिस प्रकार के बयान आने शुरू हो गए, ये बड़े गंभीर आरोप है। और अगर इनकी गंभीरता को देखा जाए तो मुझे लगता है कि कई यूरोपीय देश अब इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं। और अगर वो खड़े होते हैं तो यह तय है कि दुनिया के अंदर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तबाही तो जो मचेगी, उसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बहुत सारी प्रॉब्लम जो दुनिया के सामने आएंगी, खासकर जो एक बड़ा रूट जो एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर जाएंगे। मैं समझता हूँ आने वाला टाइम तमाम बिजनेसेस हैं जो कि इम्पैक्ट होंगे, और वो भी विश्व भर के लिए। आपके पास वापस आऊंगे। इजराइल का ईरान पर करारा हमला देखने को मिला है। नॉर्थ ईरान के बंदर अंजलि पर इजरायली अटैक किया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को हालांकि नाकाम किया। इजरायली वायुसेना ने सेंट्रल ईरान में मिसाइलें दागी हैं। इजरायली मिसाइल हमले में सेंट्रल ईरानी में खासा तबाही देखने को मिल रही है। लगातार ये मिसाइल अटैक्स जगह जगह देखे जा रहे हैं। कभी तमाम तेल डिपोट को निशाना बनाया जा रहा है। अब बंदर अंजलि जहां पर ये नया अटैक देखने को मिला है। हालांकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को नाकाम भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद खासा तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। हिमांशु जी, तबाही का मंजर तो हम सभी देख ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जंग की शुरुआत हुई थी, न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया गया था, क्या ये समझने की जरूरत भी है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया जाता है, उनको अगर कोई भी हाथ पहुंचती है, तो उसके अंदर लीकेज का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है? देखिए, जब तक कि फिशन की स्थिति पैदा ना हो, तब तक आप उसको एक बॉम्ब की तरीके से नहीं देख सकते हैं। बस रेडिएशन से होने वाले जो खतरे होते हैं, उसकी भीषणता भी काफी होती है। और कोशिश यही की जाती है कि जब आप न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करें, तो उसको इस तरीके से अटैक करें कि उससे आप उसको यूज ना कर पाए, कि वो किसी तरीके से ऐसा फटे ना कि वहां से लीकेज की वजह से जो संभावनाएं होती हैं वो ना हो। लेकिन अब जो इजराइल पे हमला करेगा ईरान, उसमें क्योंकि इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी हैं, वहां भीषणता बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस होता है वो ऑलरेडी काफी हद तक तैयार है, उसको सिर्फ खींचने की एक दूसरे की तरफ जरूरत है। तो यहाँ पर अगर विध्वंस होता है तो ना सिर्फ इजराइल, बस कि उसके आसपास के जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे फिलिस्तीन हो, वो सारे तो खत्म हो जाएंगे। वो जमीन आप हजारों साल तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इजराइल का जो ये न्यूक्लियर सेंटर है, वो एक्चुअली 6 लेयर्स में है, और मोसाद उसकी देखभाल करती है। आई एम श्योर उन्होंने काफी कोशिश की होगी कि इस समय उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए। इट इज अ अंडरग्राउंड थिंग और बहुत ही सीक्रेटिव है। 1962 से इजराइल का ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, ये इन एक्शन है।